नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबका स्वागत है। आइए जानते हैं झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों को। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। मेन रोड हिंसा के मामले में बड़ी कार्रवाई, 6 लोगों पर मुकदमा चलाने का प्रस्ताव गृह सचिव को भेजा गया, होगी कार्रवाई। दरअसल बता दें कि रांची के मेन रोड हिंसा मामले में गृह सचिव के पास प्रस्ताव भेजा गया है, जिसमें 6 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति मांगी गई है। इन 6 लोगों में बालूमाथ निवासी मो सरफराज आलम, पथल कुदवा इस्लाम नगर निवासी मो सबीर अंसारी, गुदड़ी चौक इमारत सरिया लेन निवासी मो तबराक कुरैशी, कलाल टोली निवासी मो अफसर आलम, इस्लाम नगर पथल कुदवा निवासी मो उस्मान उर्फ करण गछप, साउथ स्ट्रीट कुर्बान चौक निवासी मो शहबाज का नाम है। पुलिस की जांच रिपोर्ट और सिटी एसपी की अनुशंसा के आधार पर डीसी ने अनुशंसा की है। इस रिपोर्ट में विस्तार से जानकारी दी गई है कि उस दिन क्या क्या हुआ था। 10 जून 2022 को दर्ज केस के अनुसार में घटना के दिन पुलिस अफसर रतन पीपी चौक पर ड्यूटी पर थे। इस दौरान 8-10 की संख्या में लोग नुपुर शर्मा मुर्दाबाद का नारा लगाते हुए रतन पीपी चौक के पास पहुंचे और रास्ते में चलने वाले लोगों को धक्का मुक्की करने लगे। नुपुर शर्मा का पुतला जलाने के बाद कुछ लोग इतने आक्रोशित हो गए कि धर्म विरोधी नारेबाजी करने लगे। झारखंड के चाईबासा में आईईडी ब्लास्ट, सीआरपीएफ जवान जख्मी, रांची एयरलिफ्ट। दरअसल बता दें कि झारखंड के अति नक्सल प्रभावित चाईबासा जिले में फिर आईईडी ब्लास्ट हुआ है। घटना में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का एक जवान जख्मी हो गया। आनंद फानंद में घायल जवान को एयरलिफ्ट कर रांची लाया गया। मिली जानकारी के मुताबिक गुरुवार दोपहर चाईबासा के गोइलकेरा थाना क्षेत्र अंतर्गत जंगल में उस समय आईईडी ब्लास्ट हुआ जब जवान सर्च ऑपरेशन पर निकले थे। बता दें कि बीते 3-4 महीने से चाईबासा, लोहरदगा और लातेहार जैसे अति नक्सल प्रभावित जंगलों में नक्सली द्वारा बिछाए गए आईईडी बम की चपेट में आकर 1 दर्जन से ज्यादा जवान घायल हो चुके हैं। घटना की जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि भाकपा माओवादी संगठन के शीर्ष नक्सली मिसिर बसेरा, अनमोल मोचू, चमन कांडे, अजय महतो, सागेन अगरिया और आश्विन अपने दस्ते के साथ कोल्हान क्षेत्र में किसी वारदात को अंजाम देने की फिराक में सक्रिय हैं। सूचना मिलने पर चाईबासा पुलिस कोबरा 209, 203 और 205 बटालियन, झारखंड जगुआर और सीआरपीएफ के 7 बटालियन के जवान संयुक्त सर्च ऑपरेशन चला रहे थे। इसी दौरान गुरुवार दोपहर 12:30 बजे गोइलकेरा थाना क्षेत्र अंतर्गत इचाहातू जंगल के पास सुरक्षा बलों को लक्षित कर नक्सलियों ने आईईडी बम लगाया था। इसकी चपेट में आकर सीआरपीएफ जवान शेषमनी जख्मी हो गए। गरीब बच्चों को नहीं पढ़ाना चाहते निजी स्कूल, गलत आंकड़ा देने वाले 10 स्कूल को शिक्षा विभाग ने भेजा नोटिस। दरअसल बता दें कि लौह नगरी जमशेदपुर के 10 प्राइवेट स्कूल प्रबंधन अपने स्कूल में गरीब व अभिवंचित वर्ग के बच्चों को नहीं पढ़ाना चाहते। इसके लिए उन्होंने एक तिकड़म निकाला। स्कूल के एंट्री पॉइंट में सीटों की संख्या की भ्रामक जानकारी जिला शिक्षा विभाग को दी ताकि 25% आरक्षित सीटों पर कम से कम बच्चों का एंट्री स्कूल में हो सके। जिला शिक्षा विभाग को इससे संबंधित शिकायत मिली है, जिसके बाद जिले के 10 प्राइवेट स्कूल प्रबंधकों को नोटिस जारी किया गया है, जिसमें उसमें नर्सरी, एलकेजी व यूकेजी में कुल कितनी सीटें हैं, कितने सेक्शन संचालित होते हैं, इससे संबंधित एक जानकारी मांगी है। 24 घंटे के भीतर उक्त जानकारी प्रस्तुत करने को कहा गया है। गौरतलब है कि अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत प्राइवेट स्कूलों में एंट्री पॉइंट की कुल सीटों के 25% सीटों पर गरीब व अभिवंचित वर्ग के बच्चों को एडमिशन लेना है, लेकिन हर साल उक्त आरक्षित श्रेणी की सीटों पर गरीब एवं अभिवंचित वर्ग के बच्चों को एडमिशन न मिले, इसे लेकर तरह तरह का रोड़ा कुछ प्राइवेट स्कूल प्रबंधकों द्वारा अटकाया जाता है। इस मुद्दे को लेकर जिला शिक्षा विभाग गंभीर है। हजारीबाग में राज्यपाल के सुरक्षा कर्मी से हुई मिस फायरिंग, स्पेशल ब्रांच का एक जवान घायल। दरअसल हजारीबाग में राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन के आने से पहले एक बड़ी घटना घट गई। राज्यपाल महोदय के कार्यक्रम शुरू होने से पहले सुरक्षा का जायजा लेने पहुंचे स्पेशल ब्रांच की टीम की एक जवान को गोली लगी। राज्यपाल के सुरक्षा कर्मी से हुई मिस फायरिंग से स्पेशल ब्रांच के जवान बाल गोविंद के पैर में गोली लगी। गोली लगते ही जवान बाल गोविंद गिर गया। आनंद फानंद में उसे शहर के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ डॉक्टरों ने ऑपरेशन कर गोली को बाहर निकाला। फिलहाल जवान की हालत खतरे से बाहर है। बताया गया कि गुरुवार को हजारीबाग के मेरू स्थित सीमा सुरक्षा बल प्रशिक्षण केंद्र में जवानों के पोस्टिंग आउट परेड में मुख्य अतिथि के तौर पर राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन शामिल हुए। यह कार्यक्रम का खत्म होने के बाद हुटपा गांव के पंचायत भवन में एक कार्यक्रम में राज्यपाल महोदय को शिरकत करना था। इनके आने से पहले ही सुरक्षा का जायजा लेने स्पेशल ब्रांच की टीम यहां पहुंची। इसी बीच राज्यपाल की सुरक्षा में लगे सुरक्षा कर्मी से इंसास का लॉक खुलने और गलती से टिगर दब जाने से बगल में बैठे स्पेशल ब्रांच के एक जवान बाल गोविंद के बाएं पैर के नीचे गोली लग गई, जिससे वो घायल हो गया।
गुमला के सभी प्रखंडों में 16 मई से लगेगा शिविर। कृषि और शिक्षा से जुड़ी समस्याओं का होगा समाधान। दरअसल बता दें कि गुमला जिला में कृषि और शिक्षा के क्षेत्र में मजबूत करने के उद्देश्य से जिला प्रशासन की टीम रणनीति बनाकर कार्य कर रही है। इसके तहत 16 और 17 मई को जिला अंतर्गत सभी प्रखंड मुख्यालय में शिविर लगाया जाएगा। सदर प्रखंड गुमला में 3 स्थान प्रखंड मुख्यालय, टोटो पंचायत मुख्यालय और कोटाम पंचायत मुख्यालय में शिविर लगाया जाएगा। शिविर में किसानों को केसीसी लोन का रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। वहीं छात्रवृत्ति से वंचित स्कूली बच्चों के आधार कार्ड, बैंक खाता संबंधित समस्याओं का समाधान किया जाएगा। 16 और 17 मई को शिविर का लाभ नहीं उठा पाने वाले लोगों के लिए वही शिविर फिर से 29 और 30 मई को लगाया जाएगा। इस बात की जानकारी डीसी सुशांत गौरव ने गुरुवार को समाहरणालय भवन सभागार में पत्रकारों को दी। झारखंड में मोचा का कितना रहेगा असर, मौसम विभाग ने दिया अपडेट। दरअसल बता दें कि झारखंड में चक्रवाती तूफान मोचा का असर दिखेगा या नहीं, इस पर मौसम विभाग रांची की ओर से बड़ा अपडेट दिया गया है। अभी उत्तर भारत में जोर जोर से यह कयास लगाए जा रहे हैं कि किस राज्य में कैसा प्रभाव रहेगा। पश्चिम बंगाल और ओडिशा जैसे राज्यों में प्रमुख रूप से प्रभावी रहने वाले इस चक्रवाती तूफान मोचा का असर झारखंड में नहीं दिखने वाला है। रांची स्थित मौसम केंद्र की माने तो अगले 4 से 5 दिनों में झारखंड के मौसम में कोई खासा अंतर नहीं आने वाला है। हालांकि मौसम केंद्र की ओर से इस तूफान से संबंधित सलाह भी दी गई है कि आगामी दिनों में बंगाल की खाड़ी में इसका विकराल रूप देखने को मिल सकता है। साथ ही कहा गया है कि बंगाल में इस तूफान के आने से लोगों को 12 मई को सावधान रहने की जरूरत है। समुद्र तट के करीब भी जाने से सख्ती मनाही की गई है। वहीं ओडिशा में भी इससे संबंधित एडवाइजरी जारी की गई है। सीएम हेमंत सोरेन ने राज्यवासियों को पर्यटन विहार की दी सौगात, कहा रोजगार के नए अवसर होंगे पैदा। दरअसल बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गुरुवार को रामगढ़ के पतलातू लेक रिजोर्ट परिसर में नवनिर्मित पर्यटन विहार वीआईपी गेस्ट हाउस राज्यवासियों को समर्पित किया। इस मौके पर सीएम ने कहा कि इस पहल से पर्यटन के मानचित्र पर झारखंड को एक अलग पहचान मिलेगी। कहा कि झारखंड को प्रकृति ने कई खूबसूरत सौगातें दी है। इस राज्य को खनिज संपदा के लिए तो जाना ही जाता है। इसके अलावा यहाँ का प्राकृतिक सौहार्द, मनोरम और मनमोहक वादियाँ और धार्मिक स्थल भी आकर्षण का केंद्र रहा है। यहाँ का पर्यटन स्थल और भी खूबसूरत हो, यहाँ सैलानियों को सभी जरूरी सुविधाएं मिले, देश दुनिया के सैलानियों का यह आकर्षक का केंद्र बने, इसे ध्यान में रखकर सरकार द्वारा सभी पर्यटन स्थलों के विकास के लिए विशेष कार्य योजना बनाई जा रही है और इसे चरणबद्ध तरीके से धरातल पर उतारा जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह पर्यटक स्थल आपकी संपत्ति है। यहाँ आप पिकनिक मनाएं, घूमे फिरे और मनोरंजन करें, लेकिन इसे किसी भी सूरत में नुकसान न पहुँचाएं, इसे प्रदूषित न करें। भूमि घोटाला, सेना जमीन मामले में जयंत कर्नाड ने किए नए खुलासे, बढ़ेगा जांच का दायरा। दरअसल बता दें कि रांची जमीन घोटाला में ईडी ने बुधवार को सेना के जमीन के रियायती मालिक के वंशज जयंत कर्नाड का बयान दर्ज किया। वहीं जमीन के खरीद के फर्जी मालिक प्रदीप बागची से जमीन खरीदने वाले जगत बंधु टी एस्टेट के निदेशक दिलीप घोष ईडी के समक्ष उपस्थित नहीं हुए। ईडी ने जयंत कर्नाड से पूछा कि बिना जमीन पर कब्जे के उन्होंने जमीन की रजिस्ट्री 13 रियायतों को केस कर दी। जयंत कर्नाड ने बताया कि उनके पूर्वजों की खतियानी जमीन को सेना ने किराए पर लिया था। हाईकोर्ट ने सेना को जमीन से कब्जा हटाने का आदेश दिया था, जिसके बाद उन्होंने 13 लोगों को जमीन की रजिस्ट्री दी थी। ईडी ने जयंत कर्नाड से संबंधित सारे दस्तावेजों की मांग भी की, जिसके बाद जयंत ने सारे दस्तावेज ईडी को सौंप दिए। अब ईडी अपने स्तर से सभी कागजातों की जांच कराएगी। जयंत कर्नाड ने जिन 13 लोगों को जमीन की रजिस्ट्री की थी, उन सभी का बयान भी गुरुवार से ईडी दर्ज करेगी। 1 जून से सप्ताह में 3 दिन रांची एवं 4 दिन पटना के लिए मिलेगी फ्लाइट। बता दें कि आगामी 1 जून से हवाई सेवा में कुछ बदलाव किया जा रहा है। इस बात की जानकारी स्थानीय इंडिगो प्रबंधन ने दी है। बताया गया है कि आगामी 1 जून से हर दिन 3 फ्लाइट चलेगी। कोलकाता एवं दिल्ली के लिए सेवा हर दिन बहाल रहेगी, लेकिन पटना एवं रांची के लिए बदलाव करने का निर्णय लिया गया है। पहले दिन से रांची के एक एवं पटना के लिए 1 दिन छोड़कर सेवा दी जाएगी। जिस दिन पटना की फ्लाइट होगी उस दिन रांची के लिए सेवा उपलब्ध नहीं रहेगी। इस बात की जानकारी इंडिगो स्टेशन मैनेजर प्रवीण मिश्रा ने दी। रांची एवं पटना के लिए इस तरह होगी सेवा। सोमवार को पटना दिल्ली कोलकाता, मंगलवार को रांची दिल्ली कोलकाता, बुधवार को पटना दिल्ली कोलकाता, गुरुवार को रांची दिल्ली कोलकाता, शुक्रवार को पटना दिल्ली कोलकाता, शनिवार को रांची दिल्ली कोलकाता और रविवार को पटना दिल्ली कोलकाता के लिए फ्लाइट मिलेगी। खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एवं एक दूसरे से शेयर जरूर करें। धन्यवाद।